हमारे पास कुछ ऐसे स्रोत हैं जो सतह के नीचे चल रहे कुछ बड़ी कहानियों पर रोशनी डालते हैं, कुछ छिपे हुए खतरे और कुछ खामोश क्रांतियां। जी। आज हम भारत के अंदरूनी खतरों की पड़ताल करेंगे, डिजिटल दुनिया के अदृश्य चोरों से लेकर समाज के भीतर पनप रहे एक नए तरह के आतंक तक। फिर हम देखेंगे कि कैसे कुछ आवाजों को अनसुना किया जा रहा है, जबकि कहीं और पूरे के पूरे गांव चुपचाप अपनी किस्मत बदल रहे हैं। और आखिर में हम उन दो नींवों पर बात करेंगे जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। हमारा स्वास्थ्य और हमारे पैरों के नीचे की जमीन। बिल्कुल। तो चलिए इन स्रोतों में जरा गहराई से उतरते हैं। जरूर। शुरुआत करते हैं एक ऐसे खतरे से जो हम सबके फोन में छिपा हो सकता है। जी। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में डिजिटल अरेस्ट घोटालों पर एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। हाँ, उन्होंने सीबीआई को इसकी राष्ट्रीय व्यापी जांच का आदेश दिया है। और ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं है, लोगों से 3,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की ठगी हुई है। बिल्कुल। और इसका जो तरीका है वो बहुत डरावना है। आपको एक वीडियो कॉल आता है, सामने वाला खुद को पुलिस, सीबीआई या कोई और सरकारी अफसर बताता है। अच्छा। वो आप पर किसी झूठे केस जैसे मनी लॉन्ड्रिंग या ड्रग ट्रैफिकिंग का आरोप लगाता है। माहौल इतना गंभीर बना दिया जाता है कि कोई भी घबरा जाए। और फिर वो कहते हैं कि अगर आप गिरफ्तारी से बचना चाहते हैं तो तुरंत अपने सारे पैसे एक वेरिफिकेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दें। और जाहिर है वो पैसा कभी वापस नहीं आता। लेकिन ये मामला सिर्फ कुछ धोखेबाजों को पकड़ने से कहीं ज्यादा बड़ा लग रहा है। हाँ, बिल्कुल। कोर्ट ने इसमें बैंकों की भूमिका पर भी उंगली उठाई है। अच्छा, बैंकों की क्या भूमिका है इसमें? देखिए, ये ठग म्यूल खातों का इस्तेमाल करते हैं। एक मिनट, म्यूल खाते ये क्या होते हैं? म्यूल खाते ऐसे बैंक खाते जो किसी और के नाम पर होते हैं, जिनका काम सिर्फ पैसे को एक जगह से दूसरी जगह घुमाना होता है। और कोर्ट ने साफ कहा है कि उन बैंक अधिकारियों पर भी कार्रवाई हो जो ये खाते बनाने में मदद करते हैं। साथ ही आरबीआई को निर्देश दिया गया है कि वो एआई और मशीन लर्निंग का इस्तेमाल करके पैसे की लेयरिंग का पता लगाए। लेयरिंग ये क्या होता है? पैसे की लेयरिंग का मतलब है उसे कई छोटे छोटे हिस्सों में तोड़कर अलग अलग खातों में घुमाना, ताकि उसका असली स्रोत छुपाया जा सके। समझ गई, जैसे किसी चीज पर कई परतें चढ़ा देना। बिल्कुल। ये दिखाता है कि हमारे फाइनेंशियल सिस्टम में ही कोई गहरी समस्या है, और सबसे बड़ी चुनौती ये है कि ये एक इंटरनेशनल रैकेट है। तो ये भारत से ऑपरेट नहीं हो रहा? नहीं, इसके जो स्कैम सेंटर हैं वो दक्षिण पूर्व एशिया, खासकर म्यांमार से चल रहे हैं, जहां की अवैध सरकार इन अपराधों से होने वाले मुनाफे पर टैक्स लगाकर अपनी जेब भर रही है। अगर ये गिरोह म्यांमार जैसे देशों से काम कर रहे हैं, तो क्या भारतीय एजेंसियां उन्हें रोकने के लिए कुछ कर भी सकती हैं, या हम सिर्फ अपने बचाव पर ही निर्भर है? ये बहुत मुश्किल काम है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग जरूरी है, लेकिन जब दूसरे देश की सरकार ही एक तरह से मिली हो, तो ये लगभग नामुमकिन हो जाता है। तो जोर रोकथाम पर ही है। जी, और लोगों को जागरूक करने पर। तो ये तो हुई डिजिटल दुनिया के अदृश्य खतरे की बात, लेकिन एक और खतरा है जो हमारे शहरों में हमारी नजरों के सामने पनप रहा है, और शायद ज्यादा खतरनाक रूप में। हाँ, हम शहरी आतंक की वापसी की बात कर रहे हैं। जी, लेकिन जब हम शहरी आतंक सुनते हैं तो हमारे दिमाग में 2008 के मुंबई हमले जैसी तस्वीर आती है, जहां हमलावर बाहर से आए थे। सही। लेकिन हाल ही में जो मॉड्यूल पकड़ा गया है वो पूरी तरह से स्वदेशी है, और यही सबसे चिंताजनक बात है। और इन लोगों की प्रोफाइल के बारे में जो जानकारी सामने आई है वो तो वाकई चौंकाने वाली है। बिल्कुल। इस मॉड्यूल में कोई अनपढ़ या गुमराह नौजवान नहीं है। इसमें उच्च शिक्षित लोग शामिल हैं, चिकित्सक और डॉक्टर। डॉक्टर? ये तो अविश्वसनीय लगता है। आम तौर पे हम आतंकवाद को अशिक्षा और गरीबी से जोड़ते हैं। सही कहा आपने। ये उस पूरी धारणा को ही पलट देता है। ये आतंकवाद में एक गुणात्मक छलांग है, एक क्वालिटेटिव लीप है। और इनकी प्रेरणा? उनकी प्रेरणा का स्रोत 3 दशक पुराना एक जख्म है, 1992 में बाबरी मस्जिद का विध्वंस। ये दिखाता है कि वो घटना आज भी समाज के एक हिस्से में कितनी गहरी और जीवित है। 3 दशक बाद भी? हाँ, ये लोग सिर्फ भावना में बहकर काम नहीं कर रहे थे। उन्होंने लगभग 3000 किलोग्राम विस्फोटक सामग्री जमा की थी। 3000 किलो? जी, और वो दिल्ली के लाल किले के पास एक कार बम विस्फोट करने में कामयाब भी हो गए थे। ये भारत के बहुसांस्कृतिक ताने बाने में एक बहुत बड़ी और गहरी दरार की ओर इशारा करता है, जिसे हम शायद नजरअंदाज करते आ रहे हैं। आतंक के इस शोर से अब एक ऐसी दुनिया की ओर चलते हैं जहां खामोशी बहुत कुछ कहती है। मुंबई में हाल ही में पहला अंतर्राष्ट्रीय मछुआरिन दिवस मनाया गया, और इसका विषय बहुत शक्तिशाली था। हर लहर में उसका श्रम है, हर किनारे पर उसका दावा है। बहुत शक्तिशाली थीम थी।
लेकिन असलियत में जो हुआ वो एक कड़वी सच्चाई बयान करता है। क्या हुआ वहाँ? देखिए, भारत में मछली पकड़ने के पूरे कार्यबल का लगभग 44% हिस्सा महिलाएं हैं, यानी लगभग आधी। ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। जी, लेकिन जब उन्हें सम्मानित करने के लिए मंच सजाया गया तो उस पर 16 लोग थे और उनमें से केवल 4 महिलाएं थीं। सिर्फ 4? हाँ, 16 में से। हाँ। और कहानी यही खत्म नहीं होती। पुरुष नेताओं ने मंच से अपने संघर्षों, अपनी मांगों की लंबी चौड़ी बातें की और फिर महिलाओं से कहा कि उन्हें इन संघर्षों में पुरुषों का समर्थन करना चाहिए। समर्थन करना चाहिए। जी। जब एक मछुआरिन को बोलने का मौका मिला तो उसने अपनी रोजमर्रा की मुश्किलों की बात की, कैसे उन्हें बाजार में गाली गलौच और दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ता है। जैसे ही उसने ये कहा, दर्शकों में बैठी तमाम महिलाओं ने जोरदार तालियों से उसका समर्थन किया। वो तालियां बता रही थी कि असल मुद्दा क्या है। तो ये सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है, ये दिखाता है कि मंच पर जगह देना और आवाज देना दो बिल्कुल अलग चीजें हैं। बिल्कुल। श्रम में हिस्सेदारी है पर फैसलों में नहीं। ये विरोधाभास दिखाता है कि मान्यता और सम्मान सिर्फ एक दिन मनाने से नहीं आते। सही बात है, ये तब आता है जब आप किसी को उसकी बात कहने का अधिकार देते हैं और उसे सच में सुनते हैं। एकदम सही। तो जहां भारत में एक समूह अपनी आवाज के लिए लड़ रहा है, वहीं हमारे पड़ोस में एक खामोश क्रांति चल रही है, जहां लोगों की मेहनत जमीनी स्तर पर बदलाव ला रही है। आप चीन की बात कर रहे हैं? हाँ, हम चीन के ग्रामीण पुनरुद्धार की बात कर रहे हैं। जी, जब हम चीन के बारे में सोचते हैं तो शंघाई और बीजिंग की ऊंची ऊंची इमारतें याद आती हैं, लेकिन असली कहानी अब उसके गांव में लिखी जा रही है। ये कोई नई बात तो नहीं है, चीन इस पर काफी समय से काम कर रहा है। नहीं, ये नई बात नहीं है। चीन 1986 से गरीबी उन्मूलन पर काम कर रहा है, लेकिन हाल के वर्षों में इसमें जबरदस्त तेजी आई है। इसका एक शानदार उदाहरण यूनान प्रांत में देखने को मिलता है, जहां शीचो स्पिरिट की बात की जाती है। ये शीचो स्पिरिट क्या है? शीचो स्पिरिट चीन में कहते हैं उस जिद और जुनून को कि हम हार नहीं मानेंगे। यह सिर्फ सरकारी योजना नहीं, बल्कि लोगों की वो सामूहिक इच्छा शक्ति थी जिसने बंजर चट्टानी जमीन को उपजाऊ हरियाली में बदल दिया। मतलब उन्होंने सचमुच पत्थर से सोना उगाया है? हाँ, एक तरह से। क्या इसका कोई ठोस उदाहरण है हमारे स्रोतों में? हाँ, यूनान के जियोजाई गांव की कहानी बहुत दिलचस्प है। इस गांव में लगभग 800 साल पुराने प्राचीन चाय के पेड़ हैं। 800 साल पुराने? जी। 2014 तक लोग बहुत गरीब थे। फिर वहां एक सहकारी समिति यानी कोऑपरेटिव बनाई गई। इस मॉडल में निजी शेयरधारक भी हैं और सरकार ने भी निवेश किया है। तो ये एक तरह का पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल है। आप कह सकते हैं। गांव के लोग इस सहकारी समिति में अंशकालिक काम करते हैं, चाय की पत्तियां तोड़ते हैं और उन्हें अपनी जमीन का किराया भी मिलता है। और नतीजा? नतीजा ये है कि सहकारी समिति का सालाना राजस्व अब 1,60,000 से 1,80,000 RMB के बीच है और गांव में हर घर की औसत आय लगभग 30,000 RMB प्रति वर्ष हो गई है। ये तो बहुत बड़ा बदलाव है। जी, ये दिखाता है कि जब स्थानीय संसाधन, सामुदायिक प्रयास और सरकारी समर्थन एक साथ मिलते हैं तो बदलाव संभव है। समाज की इन परतों से हटकर अब उन नींवों पर बात करते हैं जिन पर हमारा जीवन टिका है और जिन्हें हम अक्सर फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। शुरुआत स्वास्थ्य से करते हैं। बच्चों में HIV को लेकर एक साइलेंट ट्रांसमिशन गैप सामने आया है। ये बहुत ही हैरान करने वाली बात है। भी पॉजिटिव पाए जा रहे हैं जिनकी माताओं का गर्भावस्था के दौरान HIV टेस्ट नेगेटिव आया था। तो लोग सोचते होंगे कि शायद इलाज में कोई कमी है। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है। तो फिर ऐसा हो क्यों रहा है? इसके 2 मुख्य कारण हैं। पहला और सबसे बड़ा कारण है कि गर्भावस्था के आखिरी महीनों में या स्तनपान के दौरान मां को किसी वजह से नया संक्रमण हो जाता है। अच्छा। इस दौरान शरीर में वायरल लोड बहुत ज्यादा होता है, जिससे बच्चे में संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। और दूसरा कारण? दूसरा कारण है विंडो पीरियड, यानी संक्रमण होने के ठीक बाद का कुछ हफ्तों का समय जब स्टैंडर्ड टेस्ट वायरस का पता नहीं लगा पाते। तो इसका समाधान क्या है? ये तो बहुत जटिल लगता है। हैरानी की बात है कि इसका समाधान बहुत सीधा है। वो क्या है? बस गर्भावस्था के आखिरी महीनों में, डिलीवरी के समय और स्तनपान के दौरान मां का बार बार टेस्ट करना। यह दवाई या तकनीक की नहीं, बल्कि जागरूकता और प्रक्रिया की कमी है। मतलब इसे आसानी से ठीक किया जा सकता है। नहीं, बिल्कुल। स्वास्थ्य की इस अदृश्य चुनौती से अब हम उस चीज पर आते हैं जो सचमुच हमारे पैरों के नीचे है, लेकिन हमारी नजरों से ओझल है। मिट्टी। कल 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस है और इस साल की थीम है स्वस्थ शहरों के लिए स्वस्थ मिट्टी। और ये थीम बहुत जरूरी है। ये हमारा ध्यान खेतों से हटाकर पहली बार शहरों की ओर ला रही है। शहरी मिट्टी
हमारे शहरों की अनसंग हीरो है। अनसंग हीरो क्यों? आपको जानकर हैरानी होगी कि एक चम्मच स्वस्थ मिट्टी में इस धरती पर मौजूद कुल इंसानों से ज्यादा जीवित जीव होते हैं। सच में? जी, ये अपने आप में एक पूरा ब्रह्मांड है। ये तो कमाल की बात है। लेकिन शहरों में मिट्टी हमारे लिए करती क्या है? हम तो उसे कंक्रीट के नीचे दबा देते हैं। यही तो गलती है। शहरी मिट्टी कई जरूरी काम करती है। पहला, ये हीट आइलैंड प्रभाव से लड़ती है। अच्छा। शहर में कंक्रीट और डामर गर्मी को सोख कर उसे रात में भी बनाए रखते हैं, जबकि मिट्टी और पेड़ पौधे शहर को ठंडा रखते हैं। और दूसरा? ये बाढ़ को रोकती हैं। कंक्रीट पे पानी बहता है, लेकिन मिट्टी एक स्पंज की तरह काम करके पानी को सोख लेती है। और इसके अलावा भी कुछ फायदे हैं, जैसे शहरी खेती और मानसिक स्वास्थ्य, जिसे कुछ लोग विटामिन एन यानी विटामिन नेचर भी कहते हैं। बिल्कुल, लेकिन ये कीमती संसाधन खतरे में है। लगातार हो रहे निर्माण कार्यों के कारण मिट्टी दब जाती है, जिससे उसकी जान निकल जाती है। और औद्योगिक कचरे से वो जहरीली हो जाती है। हाँ, और फुटपाथ और इमारतों के नीचे वो सील कर दी जाती है, जहां वो सांस भी नहीं ले पाती। तो हमारे शहर अपनी उस नींव को ही कमजोर कर रहे हैं जिस पर वे खड़े हैं। क्या इसे बदलने के लिए कोई उपाय सुझाए गए हैं? हाँ, कुछ ठोस कदम सुझाए गए हैं, जैसे शहरों की खराब और बंजर जमीन को फिर से जिंदा करना, और कंक्रीट की जगह हरित बुनियादी ढांचे जैसे रेन गार्डन और पार्कों को बढ़ावा देना, और सबसे जरूरी, लोगों में मिट्टी साक्षरता यानी सॉइल लिटरेसी बढ़ाना और कंपोस्टिंग जैसी आदतों को बढ़ावा देना। सही बात है। याद रखिए, एक मजबूत और लचीले शहर की नींव सिर्फ स्टील और कंक्रीट नहीं, बल्कि जीवित मिट्टी होती है। आज हमने डिजिटल धोखाधड़ी के अदृश्य जालों से लेकर समाज के भीतर पनप रही खतरनाक दरारों तक को समझा। हमने मछुआरों की अनसुनी आवाजों से लेकर चीन के गांवों में हो रही खामोश क्रांति तक का सफर तय किया। और स्वास्थ्य की एक छिपी हुई कमी से लेकर हमारे शहरों के नीचे की जीवित जमीन के महत्व को जाना। ये सभी कहानियां, चाहे कितनी भी अलग क्यों न लगें, एक ही बात बताती हैं। असली चीजें अक्सर सतर के ठीक नीचे हो रही होती हैं, चाहे वो सामाजिक तनाव हो, अनदेखे वायरस हो, या वो मिट्टी जिस पर हम हर रोज चलते हैं। और जाते जाते आपके लिए एक विचार। आज हमने चीन के ग्रामीण विकास में शीचो स्पिरिट यानी लोगों की उस सामूहिक इच्छा शक्ति की बात की जिसने बंजर चट्टानों को सोने में बदल दिया। और हमने शहरी आतंक के एक ऐसे मॉड्यूल को भी देखा जहां पढ़े लिखे सक्षम लोग अपनी इच्छा शक्ति का इस्तेमाल दशकों पुराने घाव का बदला लेने और विनाश करने के लिए कर रहे हैं। ये सोचने वाली बात है। तो सवाल ये है कि किसी समाज की सामूहिक इच्छा शक्ति को क्या चीज रचनात्मकता की ओर ले जाती है और क्या चीज उसे